करण की लाश फर्श पर पड़ी थी। उसकी उंगली आखिरी सांस तक अनुष्का की तरफ उठी हुई थी। कमरे में मौजूद हर इंसान की नज़र अब अनुष्का पर थी। नहीं, अनुष्का रोते हुए पीछे हट गई। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसी समय मेरी नज़र उसके हाथ पर गई। उसकी उंगलियों पर बारूद जैसा काला निशान था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अनुष्का, मैंने कांपती आवाज़ में कहा, सच बताओ। वह फूट फूट कर रोने लगी। मैंने गोली नहीं चलाई, लेकिन उसके आंसू अब किसी को भरोसा नहीं दिला पा रहे थे। पुलिस बुला ली गई। करण की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई और अनुष्का को पूछताछ के लिए ले जाया गया। उस रात घर पूरी तरह बिखर चुका था। माँ एक कोने में बैठकर रो रही थी। पिताजी खामोश थे और मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सच क्या है। सुबह करीब 5 बजे मेरा फ़ोन बजा। अनजान नंबर था। मैंने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज़ आई, अगर अपनी बहन को बचाना चाहते हो तो पुराने रेलवे यार्ड में आ जाओ। तुम कौन हो? मैंने पूछा, लेकिन कॉल कट हो चुकी थी। मैं तुरंत वहां पहुंचा। रेलवे यार्ड पूरी तरह सुनसान था। जंग लगी पटरियां, टूटे हुए डिब्बे और चारों तरफ डरावना सन्नाटा। तभी मुझे एक पुराना बैग दिखाई दिया। मैंने उसे खोला। अंदर दर्जनों फोटोग्राफ थे और जैसे जैसे मैं तस्वीरें देखता गया, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसकती गई। हर तस्वीर में अनुष्का थी, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, ये तस्वीरें पिछले 15 सालों की थी। बचपन से लेकर आज तक, यानी कोई 15 साल से मेरी बहन पर नज़र रख रहा था। तभी बैग में एक डायरी भी मिली। पहले पन्ने पर लिखा था, प्रोजेक्ट ए। मैंने पन्ने पलटे और जो पढ़ा उसमें मेरी पूरी दुनिया बदल दी। डायरी में अनुष्का के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी लिखी थी। उसका स्कूल, उसकी दोस्त, उसकी पसंद, उसकी आदतें, यहाँ तक कि वो कब रोती थी और कब हंसती थी। ये किसी पागल इंसान का काम नहीं था, ये किसी योजना का हिस्सा था, एक बहुत बड़ी योजना। तभी आखिरी पन्ने पर मेरी नज़र गई। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जब समय आएगा अनुष्का को सच्चाई याद दिलानी होगी। मैं पूरी तरह सन्न रह गया। याद दिलानी होगी? कौन सी सच्चाई? अनुष्का आखिर भूल क्या चुकी थी? उसी समय मेरे पीछे किसी के कदमों की आवाज़ आई। मैं मुड़ा और सामने जो व्यक्ति खड़ा था उसे देखकर मेरी सांस रुक गई। वो डॉक्टर शेखर थे, हमारे परिवार के पुराने डॉक्टर। वही डॉक्टर जिन्होंने 20 साल पहले माँ की मौत की पुष्टि की थी। मैंने तुरंत पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? डॉक्टर शेखर की आंखों में डर था। उन्होंने धीरे से कहा, क्योंकि अब सच छिपाना संभव नहीं है। कौन सा सच? उन्होंने गहरी सांस ली, फिर बोले, अनुष्का तुम्हारी सगी बहन नहीं है। मुझे लगा जैसे समय रुक गया हो। क्या? और सिर्फ यही नहीं, उनकी आवाज़ काँप रही थी। वो राघव और मीरा की बेटी भी नहीं है। मेरे हाथ से डायरी गिर गई। मेरा दिमाग सुन्न पड़ चुका था। अगर अनुष्का हमारी बेटी नहीं थी तो फिर वो कौन थी? डॉक्टर शेखर ने कांपते हुए जवाब दिया, अनुष्का विक्रम मल्होत्रा की बेटी है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। विक्रम मल्होत्रा? वही आदमी जिसे हम 20 साल से दुश्मन मानते आए थे। वही आदमी जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी तबाह हो गई थी। वही आदमी जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी तबाह हुई थी और उसकी बेटी हमारे घर में पली बड़ी। यह कैसे संभव था? लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर शेखर और कुछ बताते, अचानक एक गोली चली। धाए! डॉक्टर शेखर का शरीर झटका खाकर पीछे गिर पड़ा। उसके सीने से खून बहने लगा। मैं चीख उठा। मरने से पहले उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ा और फुसफुसाए, विक्रम कभी मरा ही नहीं। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और उसकी सांस हमेशा के लिए रुक गई। मैं वही पत्थर बनकर खड़ा था, क्योंकि अब तक हम जिस आदमी को 15 साल पहले मरा हुआ समझते थे, वो शायद जिंदा था। और अगर वो जिंदा था तो 20 साल पहले हमारी ज़िंदगी के पीछे कौन था? इस सवाल का जवाब अब पहले से भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला था। डॉक्टर शेखर की लाश मेरे सामने पड़ी थी। उसके आखिरी शब्द अब भी मेरे कानों में गूंज रहे थे, विक्रम कभी मरा ही नहीं। मैं स्तब्ध खड़ा था। 20 साल से जिस आदमी को हम मृत समझ रहे थे, वो जिंदा था। उसी समय मुझे पीछे से किसी की आहट सुनाई दी। मैं पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ एक कागज़ ज़मीन पर पड़ा था।
मैंने उसे उठाया। उस पर लिखा था, सच के जितना करीब जाओगे मौत उतनी करीब आएगी। नीचे एक जगह का नाम लिखा था, ब्लैक हिल फार्म हाउस। मैं तुरंत घर पहुंचा। माँ, पिताजी और अनुष्का मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, डॉक्टर शेखर की मौत और विक्रम के जिंदा होने की बात। ये सुनते ही माँ का चेहरा पीला पड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे। नहीं, उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने पूछा। माँ कुछ पल चुप रही, फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि मैंने उसे अपनी आंखों से मरते देखा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। पिताजी ने पहली बार माँ की तरफ घबरा कर देखा। मैं समझ गया, माँ कुछ ऐसा जानती थी जो उन्होंने आज तक किसी को नहीं बताया। मम्मी, पूरा सच बताइए। उन्होंने गहरी सांस ली। 20 साल पहले दुर्घटना वाली रात से एक दिन पहले विक्रम मुझसे मिलने आया था। मेरे कान खड़े हो गए। वो बहुत गुस्से में था। उसने कहा कि अगर राघव ने कंपनी उनके नाम नहीं की तो वो हमारा सब कुछ छीन लेगा। फिर माँ की आंखों में डर लौट आया। अगली रात मैं उससे मिलने गई। पिताजी चौंक गए। क्या? स्पष्ट था कि उन्हें भी ये बात नहीं पता थी। माँ बोली, मैं उसे समझाने गई थी, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या हुआ? उन्होंने कांपते हुए कहा, वहाँ विक्रम और किसी दूसरे आदमी के बीच लड़ाई हो रही थी। कौन आदमी? मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। फिर अचानक गोली चली। कमरे का माहौल और भारी हो गया। गोली विक्रम को लगी और वो मेरे सामने ज़मीन पर गिर गया। मैं और पिताजी एक दूसरे को देखने लगे। अगर विक्रम सचमुच वही मारा गया था तो फिर आज कौन जिंदा था? उसी समय अनुष्का अचानक खड़ी हो गई। उसका चेहरा अजीब लग रहा था। वो काँप रही थी। मुझे कुछ याद आ रहा है। हम सब उसकी तरफ देखने लगे। क्या? अनुष्का ने अपना सिर पकड़ लिया। जब मैं छोटी थी मुझे अक्सर एक सपना आता था। कैसा सपना? एक बड़ा बंगला, एक आदमी और आग। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। फिर उसने कहा, और वो आदमी मुझे हमेशा एक नाम से बुलाता था। कौन सा नाम? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अनुष्का नहीं, रिया। कमरे में जैसे बम फट गया। रिया? अगर ये सच था तो शायद उसका असली नाम अनुष्का नहीं था और शायद डॉक्टर शेखर सच कह रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। हम सब डर गए। पिताजी ने दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना वीडियो टेप रखा था। उस पर लिखा था, 20 साल पुराना सच। हम तुरंत उसे चलाने लगे। स्क्रीन पर धुंधली रिकॉर्डिंग दिखाई दी। वीडियो शायद किसी छिपे कैमरे से बनाया गया था और अगले ही पल हम सब की सांसें रुक गई। वीडियो में विक्रम दिखाई दे रहा था। वो जिंदा था और उसके सामने खड़ी थी माँ। फिर रिकॉर्डिंग में वही गोली चलने की आवाज़ आई। विक्रम ज़मीन पर गिर गया, लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि कैमरा थोड़ा घूम गया और गोली चलाने वाले व्यक्ति का चेहरा साफ दिखाई देने लगा। हम सब स्क्रीन को घूरने लगे। माँ की चीख निकल गई। पिताजी की आंखें फैल गई और मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि गोली चलाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, खुद माँ थी। मीरा ने ही विक्रम को गोली मारी थी। 20 साल पहले छिपा हुआ सच आखिर सामने आ चुका था। लेकिन तभी वीडियो का आखिरी हिस्सा चला। विक्रम मरने से पहले हंस रहा था और उसने कहा, अगर मैं मर गया तो मेरा बेटा सब कुछ पूरा करेगा। वीडियो यही खत्म हो गया। पूरे कमरे में खामोशी छा गई। अब कहानी में एक नया किरदार आ चुका था, विक्रम का बेटा। और अगर वो जिंदा था तो वही 20 साल से इस पूरे खेल को चला रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था, विक्रम का बेटा आखिर कौन था? और जब हम इस सवाल का जवाब ढूंढने वाले थे, तभी मुझे एक पुरानी तस्वीर में कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने मेरी रूह तक हिला दी, क्योंकि उस तस्वीर में खड़ा एक छोटा लड़का बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा था। उस रात किसी की भी आंखों में नींद नहीं थी। मेरे सामने मेज़ पर वह पुरानी तस्वीर रखी थी। तस्वीर में विक्रम मल्होत्रा खड़ा था। उसके पास एक लगभग 5 साल का लड़का था और वो लड़का मेरे जैसा दिखता था। इतना कि अगर कोई कह देता कि वो मेरा बचपन का फ़ोटो है तो मैं भी मान लेता। मेरे हाथ काँप रहे थे। मैं बार बार तस्वीर को देख रहा था। फिर माँ की तरफ देखा। मम्मी, मेरी आवाज़ भर्रा गई। सच बताइए, मैं कौन हूँ?
माँ की आंखें झुक गई, पिताजी भी चुप थे। ये वही खामोशी थी जिससे हमेशा कोई बड़ा सच निकलता था। कुछ देर बाद माँ बोली, तुम विक्रम के बेटे नहीं हो। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उन्होंने कहा, लेकिन तुम उससे जुड़े हुए हो। मेरा दिल फिर बैठ गया। माँ ने बताया कि 20 साल पहले सिर्फ बिजनेस की दुश्मनी नहीं थी, उस दुश्मनी के पीछे एक और रहस्य था। विक्रम और राघव कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों ने मिलकर कंपनी शुरू की थी, लेकिन फिर करोड़ों रुपए के एक प्रॉफिट को लेकर विवाद हुआ और दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। उसी दौरान एक हादसा हुआ, एक फैक्ट्री में आग लगी। उसमें एक दंपति भी था और वही दंपति मेरे असली माता पिता थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं समझ गया। माँ फिर उसी सच की तरफ लौट रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने आगे जो कहा उसने मेरी दुनिया हिला दी। तुम्हारे माता पिता की मौत दुर्घटना नहीं थी। मैं पत्थर बन गया। क्या किसी ने फैक्ट्री में जानबूझकर आग लगाई थी? किसने? माँ की आंखें भर आई। हमें कभी पता नहीं चला। मैंने देखा कि पिताजी अचानक बेचैन हो गए, जैसे उन्हें कुछ याद आ गया हो। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रात के 2 बजे कौन आ सकता था? पिताजी ने दरवाज़ा खोला। बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके हाथ में एक पुराना बैग था और जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। आरव, मैं हैरान रह गया। आप मुझे जानती हैं? वो रोने लगी। मैं तुम्हारी दादी हूँ। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। 20 साल में पहली बार मेरे असली परिवार का कोई सदस्य मेरे सामने खड़ा था। मैंने उन्हें अंदर बैठाया। उन्होंने बैग खोला। अंदर पुराने दस्तावेज, तस्वीरें और कुछ चिट्ठियाँ थी। फिर उन्होंने एक चिट्ठी मेरी तरफ बढ़ाई। ये तुम्हारे पिता ने मरने से 1 दिन पहले लिखी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो आरव को सच ज़रूर बताना। जिसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद की है उसका नाम सब जानते हैं, लेकिन कोई उस पर शक नहीं करेगा। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। नीचे एक नाम लिखा था। मैंने पढ़ा और अगले ही पल मेरी आंखें फटी रह गई। वहाँ लिखा था, मीरा। मेरे हाथ से चिट्ठी गिर गई। कमरे में बैठे सभी लोग सन्न रह गए। माँ का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। नहीं, वो बुदबुदाई, ये झूठ है। लेकिन दादी ने कहा, ये तुम्हारे पिता की लिखावट है। अब सबकी नज़र माँ पर थी। क्या माँ ने मेरे माता पिता को मरवाया था? क्या उन्होंने ही विक्रम को गोली मारी थी? क्या पूरे रहस्य की जड़ वही थी? माँ रोने लगी। मैंने किसी को नहीं मारा, लेकिन अब हालात उसके खिलाफ होने जा रहे थे। तभी अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया और उसी समय ऊपर वाली मंजिल से एक चीख सुनाई दी, अनुष्का की चीख। मैं और पिताजी दौड़ते हुए ऊपर पहुँचे। कमरा खुला हुआ था, खिड़की टूटी हुई थी और अनुष्का गायब थी। बिस्तर पर सिर्फ एक कागज़ रखा था। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया। उस पर लिखा था, रिया को वापस ले जाया गया है। अब आखिरी खेल शुरू होगा। नीचे एक नाम लिखा था और उसे पढ़ते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। आर्यन मल्होत्रा, यानी विक्रम का बेटा। वो सचमुच मौजूद था और उसने अनुष्का को अगवा कर लिया था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि उसी कागज़ के पीछे एक और लाइन लिखी थी, आरव, अपने पिता से पूछो कि आर्यन मल्होत्रा कौन है। मैंने तुरंत पिताजी की तरफ देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था और पहली बार मुझे लगा कि वो सच जानते हैं जिसे हम सब से छिपाया गया है। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, क्योंकि आर्यन मल्होत्रा कभी हमारा दुश्मन नहीं था। वो कभी हमारे घर में ही रहता था। मेरी सांस रुक गई। अगर आर्यन हमारे घर में रहता था तो फिर वो कौन था, और क्या वो अभी भी हमारे बीच था? अनुष्का का कमरा खाली था। टूटी हुई खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मेरे हाथ में वो कागज़ था जिस पर लिखा था, रिया को वापस ले जाया गया है, और नीचे नाम आर्यन मल्होत्रा। मैंने गुस्से से पिताजी की तरफ देखा। आप जानते हैं ना कि आर्यन कौन है? पिताजी की आंखें झुक गई। कुछ पल बाद उन्होंने कहा, हाँ। तो बताइए, मैं चिल्लाया। माँ रो रही थी, दादी चुप थी। घर का हर इंसान जैसे किसी भयानक सच का इंतज़ार कर रहा था। पिताजी ने भारी आवाज़ में कहा, आर्यन मल्होत्रा विक्रम का बेटा था? मैंने पूछा, क्योंकि 20 साल पहले सबको लगा था कि वो मर चुका है। मेरी सांस अटक गई।
पिताजी ने बताया कि जिस रात विक्रम को गोली लगी थी उसी रात उसका छोटा बेटा भी गायब हो गया था। किसी को नहीं पता था कि वो जिंदा है या नहीं, लेकिन कुछ साल बाद किसी ने गुप्त रूप से खबर भेजी कि आर्यन जिंदा है। फिर आपने क्या किया? पिताजी की आंखें भर आई। मैंने उसे ढूंढ लिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या? हाँ, वो एक अनाथालय में था। और फिर? पिताजी ने सिर झुका लिया। मैं उसे घर ले आया। मेरे हाथ कांपने लगे। मतलब वो हमारे साथ रहा? हाँ। कौन था वो? कुछ सेकंड तक कोई आवाज़ नहीं आई। फिर पिताजी ने कहा, रोहन। मुझे लगा जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रोहन, मेरा बचपन का सबसे अच्छा दोस्त। वो लगभग 10 साल तक हमारे साथ रहा था। मैं उसे भाई की तरह मानता था, लेकिन 8 साल पहले वो अचानक गायब हो गया था। हमें बताया गया था कि वो विदेश चला गया और मैंने कभी सवाल नहीं पूछा। अब समझ आया वो झूठ था। रोहन ही आर्यन मल्होत्रा का विक्रम का बेटा था और अब वही हम सब के खिलाफ खड़ा था। माँ रोने लगी। मैंने उसे अपने बेटे की तरह पाला था। लेकिन तभी दादी ने गुस्से में कहा, और उसके पिता को मार भी दिया था। कमरे का माहौल फिर भारी हो गया। माँ की आंखों में दर्द था। मैंने विक्रम को आत्मरक्षा में गोली मारी थी। झूठ, दादी चिल्लाई। तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हुआ। तभी अचानक मेरे फ़ोन पर एक वीडियो कॉल आई। नंबर अनजान था। मैंने कॉल उठाई और अगले ही पल मेरी चीख निकल गई। स्क्रीन पर अनुष्का दिखाई दी। उसके हाथ बंधे हुए थे। वो रो रही थी। भैया, मेरे दिल में दर्द उठ गया। अनुष्का, तुम ठीक हो? तभी कैमरा दूसरी तरफ घूमा और वहाँ एक आदमी कुर्सी पर बैठा था। वो मुस्कुरा रहा था। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा कैमरे के सामने किया। मैं उसे देखते ही सन्न रह गया। वो रोहन था, यानी आर्यन मल्होत्रा, 20 साल पुरानी दुश्मनी का वारिस। उसकी आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। वो हंसते हुए बोला, कैसा लगा सच जानकर आरव? मैं गुस्से में कांपने लगा। अनुष्का को छोड़ दो। वो मुस्कुराया। अनुष्का नहीं, रिया। फिर उसने अनुष्का की तरफ देखा, मेरी बहन। कमरे में मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। मैंने सोचा मैंने गलत सुना, लेकिन उसने दोबारा कहा, रिया मेरी सगी बहन है। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। यानी अनुष्का और आर्यन दोनों विक्रम के बच्चे थे। दोनों बचपन में बिछड़ गए थे और उन्हें खुद भी ये सच नहीं पता था। अनुष्का रोने लगी। मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। मुझे भी नहीं पता था। फिर मैंने पूछा। उसने गहरी सांस ली। 8 साल पहले मुझे एक फाइल मिली। उसमें मेरे पिता की मौत, मेरी बहन और 20 साल पुरानी साजिश के सारे दस्तावेज थे। और तभी मुझे सच का पता चला। मैंने पूछा, कौन सा सच? उसका चेहरा अचानक बदल गया, नफरत से भर गया। फिर उसने कहा, मेरे पिता को मीरा ने नहीं मारा था। पूरा कमरा जम गया। क्या मतलब? आर्यन बोला, गोली मीरा ने चलाई थी, लेकिन मेरे पिता उसी गोली से नहीं मरे। मेरी धड़कनें तेज हो गई। तो फिर? आर्यन ने कैमरे की तरफ झुककर कहा, विक्रम को मारने वाला कोई और था। और फिर उसने एक नाम लिया। वो नाम सुनते ही माँ चीख पड़ी। दादी रोने लगी और पिताजी कुर्सी पर बैठ गए, क्योंकि वो नाम था राघव शर्मा, यानी मेरे पिताजी। मेरी पूरी दुनिया एक पल में बिखर गई। क्या सचमुच मेरे पिताजी ही असली गुनहगार थे? क्या उन्होंने ही विक्रम की हत्या की थी? और अगर हाँ, तो पिछले 20 साल से वे हम सब से क्या छिपा रहे थे? इसी सवाल के साथ कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। वीडियो कॉल अभी भी चालू था। स्क्रीन पर आर्यन दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और बदले की आग एक साथ जल रही थी। और उसने अभी अभी कहा था, विक्रम को मारने वाला राघव शर्मा था, यानी मेरे पिताजी। पूरा कमरा खामोश हो गया। मैंने धीरे धीरे पिताजी की तरफ देखा। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। मेरी आवाज़ काँप रही थी, पापा, क्या ये सच है? कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा रहा। फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली। हाँ। ये सुनते ही मुझे लगा जैसे मेरे सीने पर किसी ने पत्थर रख दिया हो। माँ की चीख निकल गई। दादी रोने लगी और मैं वही कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन पिताजी ने आगे जो कहा, उसने कहानी को फिर से बदल दिया। हाँ, मैंने विक्रम को गोली मारी थी, लेकिन मैंने उसकी हत्या नहीं की थी। मैंने सिर उठाया। क्या मतलब?
पिताजी ने गहरी सांस ली, क्योंकि जब मैंने गोली चलाई तब तक विक्रम मर चुका था। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। आर्यन भी कुछ पल के लिए चुप हो गया। ये झूठ है, वो चिल्लाया, लेकिन पिताजी ने पहली बार मजबूती से उसकी तरफ देखा। नहीं, ये सच है। फिर उन्होंने 20 साल पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। उस रात जब माँ विक्रम से मिलने गई थी, दोनों के बीच बहस हुई। विक्रम ने माँ को धमकाया, फिर उसने माँ पर हमला करने की कोशिश की। आत्मरक्षा में माँ ने गोली चलाई। गोली विक्रम के कंधे में लगी, वो गिर पड़ा। माँ वहाँ से भाग गई। कुछ देर बाद पिताजी वहाँ पहुँचे। उन्होंने विक्रम को ज़मीन पर पड़ा देखा, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि कोई तीसरा आदमी भी वहाँ मौजूद था। एक नकाबपोश आदमी। वो विक्रम के ऊपर झुका हुआ था और उसके हाथ में चाकू था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, पिताजी बोले, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विक्रम मर चुका था। फिर आपने गोली क्यों चलाई? मैंने पूछा। पिताजी की आंखें भर आई, क्योंकि वो आदमी भाग रहा था। मैंने उसे रोकने के लिए गोली चलाई, लेकिन वो अंधेरे में गायब हो गया। कमरे में फिर खामोशी छा गई। अगर ये सच था तो असली हत्यारा कोई और था, लेकिन वो कौन था? तभी वीडियो कॉल पर आर्यन हंसने लगा। धीरे धीरे उसकी हंसी डरावनी होती गई। यही तो सबसे मज़ेदार बात है। तुम लोग आज तक गलत इंसान को ढूंढते रहे। मैंने गुस्से से पूछा, तो असली हत्यारा कौन है? आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं भी यही जानना चाहता था और 8 साल तक मैंने उसी की तलाश की। फिर मुझे एक वीडियो मिला। उसने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाला। इसमें पूरी सच्चाई है। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। तो दिखाओ। आर्यन मुस्कुराया, इतनी आसानी से नहीं। फिर उसने एक पता बताया, एक पुराना गोदाम। अगर सच्चाई चाहिए तो अकेले वहाँ आओ। और उसने कॉल काट दी। उसी रात मैं अकेला उस गोदाम पहुँचा। जगह सुनसान थी, अंदर अंधेरा था, लेकिन बीच में एक प्रोजेक्टर चल रहा था। स्क्रीन पर पुराना वीडियो दिखाई दे रहा था। वो वही रात थी, 20 साल पहले वाली। माँ, विक्रम, बहस, गोली, सब कुछ। फिर कैमरा दूसरी दिशा में घूम गया और पहली बार उस तीसरे आदमी का चेहरा दिखाई दिया। मैं स्क्रीन को घूरता रह गया। मेरी सांस रुक गई, क्योंकि वो चेहरा हमारे परिवार के किसी सदस्य का नहीं था। वो था डॉक्टर शेखर। मैं स्तब्ध रह गया। वही डॉक्टर जिसने माँ की मौत की झूठी पुष्टि की थी। वही डॉक्टर जो बाद में मारा गया। यानी 20 साल पहले विक्रम की हत्या उसी ने की थी। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। वीडियो आगे चला। डॉक्टर शेखर ने मरते हुए विक्रम की जेब से एक फाइल निकाली। फिर उसने कहा, अब कोई नहीं जान पाएगा कि असली मालिक कौन है। फाइल पर कंपनी के दस्तावेज थे और उनमें एक नाम लिखा था, आरव। मैं जम गया। मेरा नाम? कैसे? फिर वीडियो खत्म होने से पहले एक आखिरी दृश्य दिखा। डॉक्टर शेखर एक बच्चे को गोद में उठाए हुए था। वो बच्चा मैं था। और उसके बाद वीडियो बंद हो गया। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। तभी पीछे से तालियों की आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा। आर्यन वहाँ खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने धीरे से कहा, अब तुम समझे आरव? ये लड़ाई हमारे माता पिता की नहीं थी। ये लड़ाई तुम्हारी विरासत की थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी उसने एक आखिरी सच बताया, जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी का अर्थ बदल दिया। तुम सिर्फ दत्तक पुत्र नहीं हो, तुम उस साम्राज्य के असली वारिस हो जिसके लिए 20 साल से लोग मर रहे हैं। मेरे हाथ कांपने लगे। अगर ये सच था तो मेरी पहचान, मेरा परिवार और मेरा पूरा अतीत सब कुछ बदलने वाला था। पुराने गोदाम में मैं और आर्यन आमने सामने खड़े थे। मेरे दिमाग में हज़ारों सवाल घूम रहे थे। मैं कौन था? मेरी असली विरासत क्या थी? और 20 साल पहले इतने लोग मेरे पीछे क्यों पड़े थे? आर्यन ने धीरे से एक पुरानी फाइल मेरी तरफ बढ़ाई। इसमें तुम्हारे सारे जवाब है। मेरे हाथ काँप रहे थे। मैंने फाइल खोली। पहले पन्ने पर एक नाम लिखा था, सूर्यवंशी ट्रस्ट। ये नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन अगले पन्ने ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। उसमें लिखा था कि 25 साल पहले भारत के कई बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर एक विशाल ट्रस्ट बनाया था।
उस ट्रस्ट की संपत्ति आज हजारों करोड़ रुपए की हो चुकी थी, लेकिन उसकी एक अजीब शर्त थी। संपत्ति किसी कंपनी या परिवार को नहीं मिलनी थी, वो सिर्फ एक वारिस को मिलनी थी, और उस वारिस का नाम था आरव सूर्यवंशी, यानी मैं। मेरे हाथ से फाइल लगभग गिर गई। ये कैसे संभव है? आर्यन मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हारे असली पिता सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो इस पूरे ट्रस्ट के संस्थापक थे। अब सब कुछ समझ में आने लगा। मेरे माता पिता की मौत, विक्रम की हत्या, माँ का गायब होना, अनुष्का का अपहरण, 20 साल से चल रही हर साजिश, सबकी जड़ वही विरासत थी। तभी पीछे से किसी ने ताली बजाई। हम दोनों ने मुड़कर देखा। गोदाम के दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफ़ेद बाल, महंगा सूट और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। आर्यन का चेहरा अचानक बदल गया। नहीं, वो फुसफुसाया। ये नहीं हो सकता। मैंने पूछा, ये कौन है? उस आदमी ने खुद जवाब दिया, मैं वही हूँ जिसे तुम लोग 20 साल से ढूंढ रहे हो। मेरी धड़कन रुक गई। डॉक्टर शेखर का मालिक, विक्रम का असली दुश्मन और इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड। उसने अपना नाम बताया, महेश सूर्यवंशी। मैं सन्न रह गया, क्योंकि ये नाम मेरे पिताजी के दस्तावेज़ों में भी था। तुम कौन हो? मैं चिल्लाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा दादा हूँ। पूरा संसार जैसे रुक गया। 20 साल से जिस आदमी की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई, वो मेरा अपना दादा था। महेश ने सच बताना शुरू किया। 25 साल पहले उसने ही सूर्यवंशी ट्रस्ट बनाया था, लेकिन लालच धीरे धीरे उसके अंदर बढ़ता गया। जब उसे पता चला कि सारी संपत्ति उसके बेटे और फिर उसके पोते आरव को मिलने वाली है, तो उसने योजना बनाई। पहले मेरे माता पिता को रास्ते से हटाया, फिर विक्रम को इस्तेमाल किया, फिर डॉक्टर शेखर को पैसे देकर सबूत मिटवाए, और जब हालात बिगड़ गए तो विक्रम को भी मरवा दिया। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। पिताजी की मुट्ठियाँ खिंच गई। 20 साल का रहस्य आखिर सामने था, लेकिन तभी महेश ने पिस्तौल निकाल ली। अब आखिरी गवाह भी खत्म हो जाएगा। उसने बंदूक मेरी तरफ तान दी। गोदाम में सन्नाटा छा गया। तभी अचानक किसी ने दौड़कर मेरे सामने छलांग लगा दी। धाएं! गोली चल गई। मैं चीख पड़ा, क्योंकि मेरे सामने खड़ा इंसान ज़मीन पर गिर चुका था। वो था आर्यन। गोली उसे लगी थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। जिस इंसान को मैं दुश्मन समझता रहा, वो मेरी जान बचाने के लिए खुद मरने को तैयार हो गया। आर्यन खून से लथपथ पड़ा था। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। रिया का ख्याल रखना। उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ रही थी। वो सिर्फ मेरी बहन नहीं, अब तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी पुलिस की सायरन सुनाई दी। पिताजी ने पहले ही पुलिस को सूचना दे दी थी। महेश भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे घेर लिया। 20 साल पुराना खेल खत्म हो चुका था। महेश गिरफ्तार हो गया। डॉक्टर शेखर, विक्रम और मेरे माता पिता की मौत का सच दुनिया के सामने आ गया। 6 महीने बाद महेश को उम्र कैद की सज़ा हो गई। सूर्यवंशी ट्रस्ट की संपत्ति कानूनी रूप से मुझे मिल गई, लेकिन मैंने एक फ़ैसला लिया। मैंने उस संपत्ति का बड़ा हिस्सा अनाथ बच्चों, स्कूल और अस्पतालों के लिए दान कर दिया, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि पैसा परिवार नहीं बना सकता, लेकिन परिवार की कीमत न समझने वाला पैसा सब कुछ बर्बाद कर सकता है। अनुष्का उर्फ रिया धीरे धीरे सामान्य ज़िंदगी में लौट आई। माँ और पिताजी ने भी अपने पुराने जख्म भरने शुरू किए, और आर्यन, वो बच गया। गोली उसके दिल से कुछ इंच दूर लगी थी। जब वो अस्पताल से बाहर आया तो पहली बार उसने मुझे गले लगाया। 20 साल की दुश्मनी उसी पल खत्म हो गई। आज भी जब हम सब एक साथ बैठते हैं, तो मुझे एहसास होता है कि सच चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों न हो, उससे भागकर कभी शांति नहीं मिलती, क्योंकि एक दिन हर रहस्य सामने आता है और हर झूठ का अंत होता है। संदेश: परिवार खून के रिश्तों से नहीं, बल्कि साथ निभाने से बनता है। लालच रिश्तों को तोड़ सकता है, लेकिन प्यार सबसे गहरे घाव भी भर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।